तो दोस्तों क्या हाल चाल बा, ठीक बा, कैसन बा? बहुत बढ़िया सर। सर आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार, सेक्शन 25 टॉपिक है सर, सेक्शन 25। यस सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था सर, कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है स्ट्रेंजर के द्वारा, यानी स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। डनलप टायर वाला केस पढ़ लिया था। फालतू 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 के हमने एक्सेप्शन पढ़ लिए थे। सेक्शन 25 कहते हैं पुराने जमाने में लेके चलता है। सेक्शन 25 कहता है भैया सेक्शन 25 से पहले सेक्शन 10 को तैयार करो। सेक्शन 10 बोलता था कि कंसिडरेशन वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है, कंसिडरेशन वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है। बिना कंसिडरेशन के पुष्पा, बिना कंसिडरेशन में काचू नहीं हो सकता, बिना कंसिडरेशन के कुछ नहीं हो सकता। सर बिल्कुल सही बात, यानी कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सर कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सर ये राज की बात हमें पता लगी, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। सर सबसे पहला केस है भाई साहब, एक तुम्हारे जैसे बहुत ही होशियार बालक है ना, गोयल साहब, हमारे हर्ष गोयल साहब, ठीक है, राइट। हर्ष गोयल साहब जी पहुंचे, कहां पे? मंदिर में पहुंचे गोयल साहब। मंदिर में पहुंच के देखा कि भैया एक हमारा प्यारा सा मंदिर है ना, राइट। मंदिर की दीवार यहां से टूटी पड़ी है, उरी दादा, यहां से भैया पानी मंदिर के अंदर जा रहा है। गोयल साहब के दिल पे लगी बात। गोयल साहब ने कहा पंडित जी क्या हो रहा है, मंदिर में पानी भरेगा तो पता पूजा कैसे करेंगे, बैठ के जमीन में बैठ के पूजा कैसे करेंगे, आरती कैसे करेंगे, है कि नहीं बात? हनुमान चालीसा कैसे पढ़ेंगे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं, उनसे आशीर्वाद कैसे लें? तो पंडित जी ने कहा अरे भैया आजकल बहुत खराब जमाना चल रहा है, भैया आजकल बहुत ज्यादा खराब जमाना है रे पुष्पा, बहुत ज्यादा खराब जमाना है। पंडित जी कह रहे बहुत ज्यादा खराब जमाना है, लोग बाग मंदिर आते हैं लेकिन भैया दान दक्षिणा नहीं देंगे तो मंदिर की दीवार कैसे ठीक कराए? भैया हम पे इतना पैसा थोड़ी है, हम खुद ही है ना मुसीबत में रहते हैं, बताओ पानी में जी रहे हैं, बताओ यार, दान पेटी में कचू नहीं निकलता है, दान पेटी में यार। पंडित जी रोने लगे। गोयल साहब कहने लगे पंडित जी रोने कोई बात नहीं है, मैं कराऊंगा दीवार ठीक, मैं कराऊंगा, चिंता मत करो, मैं कराऊंगा दीवार ठीक। आई विल पे फॉर द कंस्ट्रक्शन, मैं कंस्ट्रक्शन कराऊंगा। पंडित जी बहुत खुश। उस दिन पंडित जी ने कंस्ट्रक्शन के नाम सुनते ही गोयल साहब को हमारे बूंदी नहीं दी, नहीं बतासे दिए। उस दिन मिले बेसन का लड्डू मिले हैं भैया। उस दिन पंडित जी ने गोयल साहब को दिए बेसन का लड्डू, बेसन लड्डू। वाह वाह, गोयल साहब भी लड्डू जैसे हो रहे हैं, लड्डू खा के बेसन लड्डू मिला, मजा ही आ गया। अब गोयल साहब दोनों हाथ में लड्डू लेके, अरे आज तो बतासे की जगह लड्डू मिला है, बतासे नहीं लड्डू मिले हैं, लड्डू। गोयल साहब चल दिए घर। पंडित जी वेट कर रहे हैं, पता गोयल साहब ना आए, बहुत दिन हो गए, दीवार ना बननी हमारी, गोयल साहब ना आए, है ना। तो गोयल साहब का अब पंडित जी ने कांटेक्ट कर लिया था। पंडित जी ने कहा भैया कांटेक्ट करो। पंडित जी ने कांटेक्ट कर लिया गोयल साहब से। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। हर्ष कह रहा मजा आ गया सर मुझे आज। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। पंडित जी पहुंच गए इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोर्ट में दरखास्त करी। जज साहब एक हर्ष गोयल साहब आए थे, हर्ष गोयल साहब है ना, कह रहे वैसे तो मैं सीए हूं, ठीक है, राइट, और लेकिन सीए होते भी बहुत ही बेकदरी कर दी उन्होंने मंदिर को वादा कर गए कि मैं मंदिर में दान दूंगा, मंदिर की दीवार बनवाऊंगा, कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, लेकिन करके वादा क्यों ना आई, गाना गा दिया। अब ये करके वादा ना आई, अब क्या होगा भैया? कोर्ट में पहुंचे। अब कोर्ट में गोयल साहब भी खड़े हैं और पंडित जी भी खड़े हैं। गोयल साहब वर्सेस पंडित जी, गोयल साहब वर्सेस पंडित जी, गोयल साहब वर्सेस पंडित जी, गोयल साहब वर्सेस पंडित जी। कौन जीतेगा भैया? गोयल साहब जीतेंगे हमारे, हर्ष गोयल साहब हंस रहे हैं, या पंडित जी जीतेंगे? जल्दी भैया, अरे पढ़े लिखे बाल को, तुम तो पढ़े लिखे हो भैया, बता दो। बिल्कुल सही बात, जल्दी बोलो, बिल्कुल सही बात। सारे बालक गोयल साहब के फेवर में है, गोयल साहब विन। बिल्कुल सही बात, सब बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल गोयल साहब विन होंगे। रीजन क्या है? रीजन जज साहब ने ये दिया कि अगर गोयल साहब कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो बदले में कंसीडरेशन क्या है?
बदले में कंसिडरेशन क्या है? बदले में कंसिडरेशन लड्डू। भैया मैंने भैया 50,000 1,00,000 का 50,000 1,00,000 का मैंने कंस्ट्रक्शन करा दे, दीवार बनवा दी, बदले मुझे क्या मिलना? लड्डू मिलना, बदले में लड्डू मिलना है। तो कंसिडरेशन में लड्डू, लड्डू लड्डू के बदले में दीवार बनवा दूं क्या? ना 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 ना, लड्डू तो प्यार मोहब्बत में दे दिए पंडित जी ने। जज साहब ने कहा कि भैया कंसिडरेशन में पंडित जी ने क्या दिया, कंसिडरेशन में मंदिर ने क्या दिया? कंसिडरेशन नहीं है, देयर इज नो कंसिडरेशन। और भैया हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ई का मतलब हुई गवा, ई का मतलब हुई गवा भैया, ई का मतलब हुई गवा। जल्दी बताओ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ भैया? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, गोयल साहब विन, गोयल साहब विन। बोलो मजा आ गया सर? गोयल साहब बहुत खुश। अब पंडित जी ने सोचा बदला कैसे लिया जाए। कहानी का पहला पड़ाव आप देख चुके हैं, कहानी का दूसरा पड़ाव। अब पंडित जी ने सोचा गोयल साहब से बदला कैसे लिया जाए, गोयल साहब से बदला कैसे लिया जाए, कैसे 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 लिया जाए गोयल साहब से बदला। अब पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने गोयल साहब की बदनामी करनी शुरू कर दी। पंडित जी कह रहे हैं कि भैया गोयल साहब आए थे, है ना, बताओ मंदिर के बारे में झूठ बोल के, मंदिर के बारे में बताओ भैया, मंदिर के बारे में तुम ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे? भगवान को क्या मुंह दिखाओगे भैया? कम से कम मंदिर के बारे में, अरे दुनिया झूठ बोल ली भैया, कम से कम मंदिर के बारे में झूठ मत बोलते। सब लोग बदनामी कर दी गोयल साहब को। हर लोग जो भी गोयल साहब से मिलता घूर के देखता, ठीक आदमी ना हो तुम गोयल साहब। गोयल साहब भैया मैंने क्या कर दिया? ना ना ना, हम तुमसे बात ना करेंगे। दूसरी जगह सोसाइटी में गए, हेलो भैया, हेलो। गोयल साहब को देख के, अरे गोयल साहब ना, अरे हनुमान जी के बारे में कोई झूठ बोल देता है क्या? अरे मंगल के दिन तो शर्म कर लेते कम से कम, अरे मंगल के दिन झूठ बोला हनुमान जी के बारे में? अरे तुम तो यार बहुत ही बेकार आदमी निकले। अब गोयल साहब कह रहे मेरी बदनामी कौन कर रहा है भैया, मेरी बदनामी कौन कर रहा है? अब गोयल साहब फिर से पंडित जी के पास होते, पंडित जी तुम सही नहीं कर रहे। गोयल साहब ने इस बार फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया। गोयल साहब ने बोला उरे पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी। गोयल साहब ने बोला पंडित जी मैं कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, आई विल पे फॉर कंस्ट्रक्शन, मैं कंस्ट्रक्शन के लिए पे करूंगा। पंडित जी कह रहे फिर तुम वही वादा कर रहे हो, फिर मैं तुम्हें बूंदी के लड्डू की जगह बेसन का लड्डू दूंगा और तुम्हारे पास फिर से बेसन का लड्डू जाएगा, और फिर से बेसन का लड्डू जाएगा, तो फिर तुम धोखाधड़ी करोगे हमारे साथ, फिर हम कोर्ट में केस हारेंगे। बिल्कुल गलत बात है, हम नहीं करेंगे भैया तुम्हारे साथ, तुम बहुत झूठ आदमी हो। ना ना ना, तुम गलत आदमी हो। गोयल साहब ने कहा ऐसी बात कर दी, लो। गोयल साहब ने तभी कॉल किया, ठेकेदार को बुलाया। गोयल साहब कॉल ठेकेदार, ठेकेदार को बुला लिया। ठेकेदार को बुला, ठेकेदार को बोला ठेकेदार भैया कितना पैसा लगेगा दीवार बनवाने में, कंस्ट्रक्शन करवाने में मंदिर का? ठेकेदार ने बोला 50,000 लगेंगे, 50,000, 50 तोला, क्या बोला? ठेकेदार साहब को गोयल साहब ने दी, ये लो पकड़ो 10,000 रुपया, बाकी पैसा हम बाद में दे देंगे, बाकी का बातचीत लेन देन कर लेना, है ना, राइट? किसके ऊपर सर? पंडित जी से बातचीत कर लेना, बाकी बाकी हम पंडित जी को दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहां पर पंडित जी है ना खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं भैया 10,000 रुपए मिल गए, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद ठेकेदार साहब ने पंडित जी से बोला पंडित जी बैलेंस लाओ 40,000, दिल अपनी जगह है, बिल अपनी जगह है, लेबर भले भले मंदिर में भक्ति करेगी लेकिन लेबर रोटी भी तो खाएगी, घर भी तो पैसा लेके जाएगी, मुझे तो लेबर को पैसा देना, 40,000 बैलेंस दो जल्दी से। अब पंडित जी ने कहा 40,000 मैं ऐसे बैलेंस कहां से दे दूं भैया, 40,000 मैं कहां से दे दूं? कौन देगा? गोयल साहब देंगे। गोयल साहब का फोन नहीं लग रहा, पंडित जी कॉल कर रहे हैं, टी 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 टी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। अरे व्यस्त जा रहा गोयल साहब का फोन, फिर से फोन मिलाया, टी टी टी, गोयल साहब जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अरे भैया कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गए गोयल साहब, गोयल साहब हो गए कवरेज क्षेत्र से बाहर। अब पंडित जी ने कहा भैया ये क्या कर दिया, गोयल साहब पाए नहीं रहे कहीं भी, गोयल साहब अंडरग्राउंड, कवरेज क्षेत्र से बाहर। अब गोयल साहब अंडरग्राउंड हो गए। अब गोयल साहब अंडरग्राउंड हो गए तो पंडित जी ने फिर से कोर्ट में केस किया। अब जब कोर्ट में केस किया तो गोयल साहब के पास नोटिस पहुंचा कोर्ट का, गोयल साहब के पास नोटिस पहुंचा कोर्ट का। कोर्ट में जज साहब ने बोला, गोयल साहब कहानी फिर से वही शुरू हो गई। गोयल साहब ने कहा जज साहब फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है, फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है, जो केस नंबर 1 में हुआ था वही केस नंबर 2 में हो रहा है। मैंने पंडित जी को बोला कि भैया मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, पंडित जी मुझे इसके बदले क्या दे रहे हैं बताओ, पंडित जी इसके बदले मुझे क्या दे रहे हैं, पंडित जी इसके बदले क्या दे रहे हैं?
देयर इज नो कंसिडरेशन। पंडित जी इसके बदले क्या दे रहे हैं सर? देयर इज नो कंसिडरेशन, देयर इज नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन सर, नो कंसिडरेशन। सेम सेम कॉन्सेप्ट, केस नंबर 1 का केस नंबर 2 में सेम कॉन्सेप्ट है, नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। पंडित जी जीतेंगे नहीं, गोयल साहब जीतेंगे। क्या फैसला होगा? जज साहब ने ऐतिहासिक फैसला दिया, जज साहब ने फैसला दिया, पंडित जी भले ही आपको कंसिडरेशन नहीं दे रहे, देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। पंडित जी कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे, मैं स्टिल कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा। अब गोयल साहब की आंखें खुली की खुली रह गई। गोयल साहब कह रहे हैं उरी दादा ये क्या हो गया? नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। जज साहब वाई जज साहब वाई दिस कोलैबोरेटिव, वाई दिस कोलैबोरेटिव? जज साहब ने बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज साहब ने बोला अगर आप किसी से कोई फ्री में वादा करते हैं, आप किसी से कोई फ्री में वादा करते हैं कि मैं दीवार बनवाऊंगा, कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, बदले में आपको कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलता, लेकिन आपने उस वादे के चक्कर में, आपने उस फ्री वादे के चक्कर में, ग्रेशियस प्रॉमिस के चक्कर में किसी के ऊपर क्या चढ़ा दी सर? लाइबिलिटी चढ़ा दी, लाइबिलिटी। आपने क्या चढ़ा दी सर? लाइबिलिटी। तो जज साहब ने ये केस का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अगर आपने किसी से फ्री में वादा किया कि मैं, तुम मुझे कुछ मत देना, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, और काम करने के टाइम पे आपने सामने वाले के ऊपर लायबिलिटी चढ़ा दी कि भैया तू ये काम करना शुरू कर, पैसे मेरी तरफ से होंगे, तू काम करना शुरू कर, आपके ऊपर लायबिलिटी चढ़ा दी, तो जिसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ाई है कानून उसका सहारा देगा, कानून उसके फेवर में जाएगा और उसको केस जिताएगा। तो यहां पर पंडित जी के ऊपर लायबिलिटी चढ़ाई गोयल साहब ने। गोयल भैया, हर्ष गोयल भैया, है ना, बाजी उल्टी पड़ गई। हर्ष कह रहा बाजी उल्टी पड़ गई सर। हाँ, बाजी उल्टी पड़ गई भैया इतनी बेर। गोयल साहब ने पंडित जी के ऊपर 50,000 की, 40,000 की लायबिलिटी चढ़ा दी। गोयल साहब ने बोला कि भैया 10 मैं दे रहा हूं, बाकी 40 मैं बाद में दूंगा, फिलहाल पंडित जी से बातचीत कर लो। अब पंडित जी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करके चले गए। तो लायबिलिटी क्रिएट कर दी है आपने चैरिटी के केस में, और कंसिडरेशन भले ही कुछ ना मिल रहा हो, पर आपने सामने वाले के ऊपर एक बोझ डाल दिया, सर पे एक बोझ डाल दिया लायबिलिटी का। देवा रे देवा, देवा रे देवा, उस बोझ का कर्ज चुकाना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे बदले में पंडित जी आपको कुछ भी ना दे रहे हो। केस का नाम, इसलिए एक्सेप्शन बना, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। पहला केस ये था, अब्दुल अजीज वर्सेस मौजम अली। 500 रुपए का कंस्ट्रक्शन कराना था मॉस्क का। मॉस्क कह दो, मंदिर कह दो, एक ही बात है भैया, क्या दिक्कत है ना, मंदिर मस्जिद एक समान है ना, राइट। इट वॉज हेल्ड एट अनएनफोर्सेबल, इट वॉज ग्रेशियस प्रॉमिस, क्योंकि आपने फ्री में वादा किया है, मंदिर बदले में क्या दे रहा है? मंदिर बदले में कुछ नहीं दे रहा, देयर इज नो कंसिडरेशन। फिर आया ऐतिहासिक फैसला, केदारनाथ, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। ये केस भी याद रखना है, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद केस भी याद रखना है। सर क्या केस याद रखना है? अगर आपके फ्री प्रॉमिस के चक्कर में, अगर आपके फ्री प्रॉमिस के चक्कर में फेथ में क्या कर दिया गया हो सर? लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई हो, तो फिर लायबिलिटी आपने क्रिएट कर दिया फॉर्म्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, तो हम उसे कंसिडरेशन के बराबर मानेंगे। सामने वाले के ऊपर आपने लायबिलिटी चढ़ा दी, इसका मतलब नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। तो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद क्या बना सर? नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर? नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। पंडित जी के बीच में है, गोयल साहब और पंडित जी। गोयल साहब ने वादा किया मैं दीवार बनवाऊंगा, ठीक है ना? हाँ सर। अब सर इसके बहुत मजा आया सर, बहुत मजा। इसके एक्सेप्शन आए, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, है ना, राइट। तो भैया गोयल साहब को पूरा खर्चा देना पड़ेगा। अगली बात देखो, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट का, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट का पहला केस नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या हुआ सर? अगर आपने 4 काम किए, इसको लिंक करेंगे बालफर से। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में किया है, उसे रजिस्टर्ड कराया है, प्यार और मोहब्बत से किया है, और नियर रिलेशन में किया है, राइट। एक तो रिटन में होना चाहिए, दूसरा रजिस्टर्ड होना चाहिए,
और आउट ऑफ लव, प्यार मोहब्बत से होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से तो तुम खिलाड़ी हो सर, वी आर लव प्लेयर्स, है ना, हमसे ज्यादा हमने तो पीएचडी कर रखी प्यार में, है कि नहीं बात? तुमने तो कबीर सिंह को भी पीछे छोड़ रखा प्यार मोहब्बत में, है कि नहीं बात? राइट, मोहब्बत प्यार तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, तुम उल्टा मुझे समझा दोगे, है ना। व्हाट इज लव? व्हाट इज लव? अफेक्शन का मतलब क्या होता है? अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, प्यार और लगाव। इसमें अगर कॉन्टेक्ट किया, नियर रिलेशन होना चाहिए। सर नियर रिलेशन कौन हो गए? सर नियर रिलेशन कौन हो गए? नियर रिलेशन मम्मी पापा से, भाई बहन से, बीवी बच्चों से, है ना, ये सब नियर रिलेशन। अब जैसे ये एक भाई ने दूसरे भाई से कॉन्टेक्ट कर लिया प्यार मोहब्बत में, मैं तेरा भाई तुम मेरा भाई, है ना, चल मेरे भाई चल मेरे भाई, देख रहा है मोची, देख रहा है नाई, है ना, कि भैया मैं तेरे लिए कुछ पैसे दूंगा, तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं, उसमें चारों बातें अगर पूरी हैं। अब इसको कंपेयर करो बाल्फर वर्सेस बाल्फर से। बाल्फर वर्सेस बाल्फर में क्या कमी रही होगी? बाल्फर वर्सेस बाल्फर में हो सकता है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन रहा है, बिल्कुल रहा होगा भैया, प्यार मोहब्बत से किया होगा, नियर रिलेशन भी हस्बैंड वाइफ। बाल्फर वर्सेस बाल्फर में इनमें से कोई जरूर कमी रही होगी, या तो ये नहीं रहा होगा या ये नहीं रहा होगा। अगर राइटिंग में हुआ होता और रजिस्ट्रेशन कराया होता बाल्फर वर्सेस बाल्फर में बाल्फर आंटी ने, तो बाल्फर आंटी केस जीत जाती सेक्शन 25 के एक्सेप्शन में। लेकिन क्योंकि बाल्फर आंटी ने राइटिंग में नहीं किया होगा या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा, तो फिर बाल्फर आंटी हार गई होंगी सोशल एग्रीमेंट के चक्कर में। राइट, अगला देखो सर, पूनू बीवी। पूनू बीवी क्या कह रही है? सर हस्बैंड ने रजिस्टर्ड, देखो ये बात, हस्बैंड ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से प्रॉमिस किया है अर्निंग टू हिज वाइफ। बाल्फर वर्सेस बाल्फर ऐसा था, विदाउट कंसिडरेशन ये वैलिड माना जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन ये वैलिड माना जाएगा। सर अगला केस, सर अगला केस आया सर, राजलखा देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। राजलखा देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, राजलखा देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। यहां बताओ, यहां पर क्या दिक्कत रही? यहां पर यह था कि लड़ाई झगड़े के बाद हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा ले ले प्रॉपर्टी। जली हुई रोटी खा के परेशान हो गया। अरे भैया एक दिन एक बंदा बोला, भैया मैंने, है ना, दूसरे दोस्त से बोला, भाई कल मेरी वाइफ ने मुझे जली हुई रोटी दे दी, मेरा दांत टूट गया। दोस्त कह रहा था, भाई तो जली हुई रोटी खाई क्यों? मना कर देता ना। वो कह रहा मना ही तो किया था, मना किया इतने मुक्के बजाए मना करने पर कि मेरे दांत निकाल दिया रे भैया। ये लो भैया, अब लड़ाई झगड़े में जब दांत टूट गया, तो लड़ाई झगड़े के बाद क्या हुआ सर? प्रॉपर्टी नाम की गई। इससे किस चीज की कमी निकली सर? इससे इस चीज की कमी निकली, नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं नजर आया। तो जज साहब ने बोला, जज साहब ने क्या बोला? अरे देवी जी राइटिंग में है, लॉ में रजिस्टर्ड भी है, नियर रिलेशन भी है, ये चीज नहीं है। तो चारों चीजों को एक साथ पूरा करना है, चारों में से एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा। यहां पर वाइफ को पैसा नहीं मिला। सर अगला केस, प्रॉमिस टू कंपनसेट। ये मेरा वाला केस है, एग्जाम्पल ही मैंने अपना दे रखा है सर। एक बालक, मेरा पर्स गिर गया भैया, मेरा पर्स गिर गया मेरा एक जगह। पर्स अगले दिन 2-3 दिन बाद घर पे आ गया, पार्सल लपेट के आ गया पर्स। मैंने कहा उरी दादा ये कौन था भैया, कौन महान है? पर्स में देखा तो भैया जिस बंदे ने मेरा पर्स ढूंढा उसका नंबर भी लिखा है यहाँ पे। मैंने कहा अरे भैया नंबर मिलाओ। हेलो गुड इवनिंग। अरे सर, अरे अच्छा, अरे तुम तो स्टूडेंट निकले भाई। हाँ अरे बहुत बढ़िया। कैसे? अरे तुमने तो परसों से पैसे भी नहीं निकाले, कोरियर के भी। एड्रेस कैसे मिला? अरे हाँ आधार कार्ड। अच्छा आधार कार्ड पे एड्रेस देख के भेज दिया। अरे भैया मेरा दिल इतना, आजकल के जमाने में इतने अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं भैया। एक काम करो, पर्स में जो भी पैसा है ना मेरा, वो सब तुम्हारा है, तुम्हारे शॉपिंग करा दूंगा। मैं भी गिनता हूँ कितने पैसे पर्स में, 1 मिनट कॉल बैक कर रहा हूँ, रुक जाओ। अब भैया नंबर, हाँ पता लगा पर्स में निकले 7,000 रुपए। 7,000 रुपए पर्स में निकले। मैंने कहा उरी ज्यादा, 7,000 की शॉपिंग करानी पड़ेगी। अब मैंने बाद में शॉपिंग कराने से मना कर दिया। वो बालक है ना, वो बालक बेचारा हमारा अंकित ने कॉल किया मुझे, अंकुर भैया
अंकुर भैया आपने कहा था शॉपिंग कराओ, शॉपिंग 7,000 की शॉपिंग कराओ, आपके पर्स में 7,000 रुपए मेरी ईमानदारी का इनाम है, वो शॉपिंग कराओ सर। मैंने पता क्या बोला, मैंने भी बहुत तगड़ा दाव पेच खेला। मैंने कहा भाई 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 भाई, मैं तेरा भाई तू मेरे भाई, भाई मैं तेरे को 7,000 की शॉपिंग कराऊं, है ना, यानी मैंने तेरे को क्या दिए, मैंने तेरे को 7,000 रुपए दे दिए। 7,000 के बदले में मुझे क्या मिल रहा है, 7,000 के बदले में कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या दे रहा है भाई तू मुझे, ये बता। मैं 7,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, पर मुझे सेकंड पार्ट तो बता, मुझे बदले में मिल क्या रहा है। मैं तेरे को 7,000 रुपए ले ले भाई, अभी ले ले 7,000 रुपए, पर मुझे बदले में मिल क्या रहा है। अंकित क्या बोल रहा है, हमारा दांत दिखा रहा पीले पीले अंकित क्या बोल रहा है, अंकित बोल रहा है भैया क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो भैया, पर्स नहीं दिया मैंने आपको, आपका फोन नहीं किया आपने, मुझे नंबर भी दिया था मैंने पर्स में, आपको पर्स नहीं दिया। मैंने बोला अंकित भैया मेरा पर्स से कोई कांटेक्ट हुआ, मैंने बोला जो मेरा पर्स ढूंढेगा उसे मैं इनाम दूंगा, तो तुमने मेरा पर्स ढूंढा, मैंने तुम्हें इनाम दे दिया। तुमने अपनी इच्छा से काम किया, अपनी इच्छा से। तुमने अगर कोई काम अपनी इच्छा से किया है तो वो तुम्हारा तो समाज सेवा हो गई, तुमने समाज सेवा में धर्म कर्म में कर दिया काम। अब तुमने समाज सेवा में धर्म कर्म में काम कर दिया, तो मैं तुम्हें 7,000 रुपए अब दे रहा हूं, नया काम कर रहा हूं, 7,000 रुपए दे रहा हूं, बदले में क्या मिल रहा है, बदले में तो कुछ नहीं मिल रहा ना, पर तो तुमने अपनी इच्छा से धर्म में कर दी काम, अपनी इच्छा से काम कर दिया। अब भैया अंकित कोर्ट चला गया, अंकित कह रहा है सर बहुत दुनिया बहुत गलत है सर, अच्छा है कि कोई कीमत नहीं दुनिया में, अच्छा है कि कोई कीमत नहीं, आज के बाद मैं जेब कतरा बन जाऊंगा, पर्स जेब काटूंगा एक एक की। जज साहब ने कहा अरे भैया सर आपके इस खतरनाक काम से अंकित बेचारा क्या बन रहा है, अंकित जेब कतरा बन रहा है, जेब कतरा। ना ना उसे जेब कतरा नहीं बनने देना, पॉकेट मार, ना 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 पॉकेट मार नहीं बनने देना अंकित को। जज साहब ने बोला सर जब बालक ने आपका पर्स लौटाया, जब बालक ने आपका पर्स लौटाया और आपने उसे बाद में 7,000 रुपए देने का वादा किया, तो हम ये मानेंगे कि आपको 7,000 के बदले जो कंसीडरेशन है वो पर्स ऑलरेडी मूव्ड हो चुका है, और कंसीडरेशन ऑलरेडी मूव्ड इन फॉर्म ऑफ पर्स। हम इसको इंसानियत को जिंदा रखना है सर, हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको एक तरीके से पास्ट कंसीडरेशन का दर्जा देंगे, हम इसको एक तरीके से पास्ट कंसीडरेशन का दर्जा देंगे। बोलो समझ गए सर, ये लिखी बात। इसको बोला कि अंकुर भैया आपने क्या किया है, आपने किया प्रॉमिस टू कंपनसेट। आपने जो कंपनसेट करने का प्रॉमिस किया है, जिस चीज के लिए आपने कंपनसेशन दिया है उसका कंसीडरेशन आपको पास्ट में मिल चुका है, हम पर्स ढूंढने को पास्ट कंसीडरेशन मानेंगे। एग्जाम्पल 1 ये लिखा है, बस 2 बातें पूरी होनी चाहिए। एक तो आपने वादा कर दिया कि मैं 7,000 रुपए दूंगा भाई तुझे, दूसरा उसने जो काम किया था वो अपनी इच्छा से किया था, वॉलंटरी, यानी पर्स ढूंढने वाले ने अपनी इच्छा से पर्स ढूंढा। एग्जाम्पल नंबर 1 डिट्टो यही है। दूसरा एग्जाम्पल सेम, भैया आपने किसी को डूबने से बचा लिया, वो इतना खुश हुआ या उसके घर वाले इतने खुश हुए, आप लोग को बोलते भैया तुमने हमारे बच्चे को डूबने से बचाया, हमारी तरफ से 1 कलोल, तो भैया 1 कलोल देने पड़ेंगे। क्यों 1 करोड़? अब वो कह रहे भैया 1 करोड़ हम तुम्हें दे रहे हैं, तुमने इसके बदले हमें क्या दिया? तो जज साहब बोलेंगे भैया 1 करोड़ जो तुम इसे दे रहे हो इसके बदले इसने आपके बच्चे को डूबने से बचाया, वो आपका पास कंसिडरेशन माना जाएगा। या तो वादा ही मत करते, या तो कंपनसेशन का वादा ही मत करते, कर दिया तो भैया इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हम मानेंगे जो काम पहले हो चुका है, पर्स ढूंढा जा चुका है, बच्चे को बताया जा चुका है, बात खत्म, कंसिडरेशन जा चुका है। सर टाइम बार डेट, जिनके घर में बिजनेस है भैया वो उनके लिए बहुत खतरनाक बात। आपने किसी को भी माल बेचा, मान लो आपने मुझे माल बेचा, है ना, आपने मुझे माल बेचा, है ना, और आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे, 3 साल गुजर गए, तो 3 साल बाद आप मुझसे पैसे नहीं मांग सकते। आई विल बिकम योर ऑटोमेटिक बेड डेट। 3 साल बाद मेरा पैसा ऑटोमेटिक क्या हो गया सर? बेड डेट हो जाएगा, बेड डेट। क्या बात करते सर? हाँ मुन्ना हाँ। तो जिनके घर में बिजनेस है वो कान खोल के सुन ले भैया, जिनके घर में बिजनेस है वो कान खोल के सुन ले, गलती से भी किसी डेटर को 3 साल का क्रेडिट पीरियड मत दे देना। अगर आपने डेटर को 3 साल का क्रेडिट पीरियड दे दिया तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिक बेड डेट। अब एक बालक ने मुझे 3 साल का क्रेडिट पीरियड दे दिया, मैंने कहा भैया 3 साल गुजर गए, बेड डेट हो गए, अब मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। अपने यहां तुमने क्या एंट्री डाल दी? अपने यहां तुमने एंट्री डाल दी बेड डेट।
डेबिट टू अंकुर भैया, और दूसरी एंट्री क्या डाल दी भैया, पीएनएल डेबिट टू बैड डेट। अब तुमने अपने पीएनएल में मुझे राइट ऑफ कर दिया, यानी अब तुमने मुझे बैड डेट घोषित कर दिया, यानी मैं तुम्हारी बैलेंस शीट से डिलीट हो गया। अब मैं तुम्हारी बैलेंस शीट से डिलीट हो गया तो मैं अब डेटर नहीं रहा, यानी किस्सा खत्म, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक ओवर, किस्सा खत्म, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक ओवर। अब वो बालक बेचारा बदला कैसे ले? बालक खड़ा होगा हमारी कोचिंग के नीचे, बालक कह रहा है क्या पढ़ने आए हो? अरे लॉ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन में अंकुर भैया। अरे भैया उनसे पढ़ लियो, लेकिन भाई उन्हें सामान मत भेज दियो भाई, बिल्कुल ही सामान मत भेज दियो भाई, पैसे खाने पैसे नहीं मिलेंगे तेरे। बालक कह रहा सर ऐसे बोल रहा है, पता नहीं यार कौन बोल रहा है ऐसे। दूसरा बालक भी आया, भाई तू क्या पढ़ रहा है? लॉ पढ़ रहा है अंकुर से? भैया भाई तू अंकुर से पढ़ तो लियो, सर से पढ़ तो लियो, लेकिन तेरे घर में बिजनेस हो ना, तेरे घर में पेन पेंसिल का बिजनेस हो, तो एक भी पेंसिल मत भेज दियो, एक भी पेंसिल मत भेज दियो उन्हें। सही कह रहा हूँ, पैसे ना देते, पैसे ना देते हो। अब बाद में भैया इंसल्ट हो गई, मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है भाई, तू मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है? कोचिंग के नीचे खड़े होकर पर्चे बांट रहा है। अब बालक कह रहा है भैया बैड डेट हो चुके हैं, अब बताओ मेरे पैसे लौटाओगे? मैंने कहा भाई जो तेरे बैड डेट हो गए ना 3 साल पहले के जो बैड डेट हो गए, मुझसे ले ले भाई, तू मुझसे ले ले, पर ऐसे काम मत कर भाई। अब मैंने उससे वादा कर दिया, नया वादा। अब देखो मैं बैड डेट हो चुका हूं, यानी कि मेरे को डिलीट कर दिया जा चुका है अकाउंट से। मैंने उससे नया वादा किया, मैंने उससे क्या किया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं आई विल पे योर 5 ईयर ओल्ड डेट, मैं तुम्हारा 5 साल पुराना डेट पे करूंगा, मैं पे करूंगा भाई, 5 साल पुराना डेट मैं पे करूंगा, 5 साल पुराना डेट। वादा कर दिया। अब जो वादा कर दिया कि मैं 5 साल पुराना, एक मान लो 1 लाख का डेट था, मैं डेट पे करूंगा तुम्हारा। अब तुमने तो मुझे डिलीट कर दिया, अब मैं जो तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब अंकुर भैया मान लो डेटर, वो डेटर था हमारा जिससे पैसे लिए थे, वो था शगुन। अब अंकुर भैया कह रहे हैं मैं तेरे को भाई 1 लाख रुपए दूंगा। शगुन से मैं पूछ रहा हूं भाई तू मुझे इसके बदले क्या देगा? कंसिडरेशन क्या है बता, कंसिडरेशन क्या है? शगुन दीदी क्या कह रहे, कंसिडरेशन क्या है बताओ। अब तुम कहोगे कंसिडरेशन तो आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले दिया जा चुका है। मैंने कहा वो जो दिया जा चुका है वो तो बैड हो गया, वो तो डिलीट हो गया, मेरे खाते से भी, तेरे खाते से भी, मेरे बुक से भी, तेरी बुक से भी, मेरे पीएनएल से भी राइट ऑफ, तेरे पीएनएल से भी राइट ऑफ हो गया मामला सारा। अब नया जो 1 लाख रुपए दे रहा हूं वो उसके बदले क्या है? तो जज साहब ने बोला सर आप जो 1 लाख रुपए दे रहे हो उसका कंसिडरेशन वही पुराना माना जाएगा जो आपने 5 साल पहले सामान खरीदा था। यानी कि अब के 1 लाख रुपए के लिए कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? ओल्ड गुड्स, जो आपने पुराना सामान बेचा था। बस एक बात ध्यान रखना भैया, मुझसे अब जब 1 लाख रुपए लोगे, एक तो राइटिंग में ले लेना, मेरे साइन करा लेना, और ये बता देना कि ये पैसा 1 लाख रुपए उस जमाने का है जिससे वो डेट टाइम बार्ड हो गया था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। यानी कोई कंसिडरेशन नहीं है, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया 1 लाख रुपए का कोई नया कंसिडरेशन नहीं है, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, टाइम बार्ड डेट का प्रॉमिस ही विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन आपको वो पास्ट वाला मान लिया जाएगा जो आज से 5 साल पहले मैंने आपसे सामान खरीदा था। बस 3 चीजें याद रखना, मुझसे राइटिंग में जरूर ले लेना, मुंह जुबानी नहीं, राइटिंग में मेरे साइन जरूर करा लेना, और मुझसे यह भी लिखवा लेना कि 1 लाख रुपए सर आप उस बात के दे रहे हैं जो आपने 5 साल पहले हमसे माल खरीदा था, जिसके बेड डेट आपने 3 साल में करा दिए थे। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? मजा आ गया? एग्जाम्पल ही वही है सर, बोलो मजा आ गया? हाँ बालक कह रहे हैं मजा आ चुका है सर, मजा ही आ चुका है सर। कंप्लीट गिफ्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल है विजय माल्या। अगर भैया कोई भी मान लो भैया आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, विजय माल्या ने किसको दी? अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या को दी, तो यूं ही दे दी होगी, तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, कल से टीम तेरी। ऐसा ना होता रात में टीम तेरी, वो पैर छू रहा है, पापा, अरे पापा, अरे भैया बहुत कमर में दर्द है, अरे पापा पैर छू लिए टीम तेरी। ना ना ना, पैर वैर छू के टीम तेरी ना होती भाई, कैसे करना पड़ता है? रिटन में एग्रीमेंट होते हैं। यानी कंप्लीट गिफ्ट का मतलब क्या होता है सर? रिटन एंड रजिस्टर्ड गिफ्ट।
है ना। यानी कि आपको क्या बनवानी पड़ती है सर, आपको गिफ्ट डीड बनवानी पड़ती है, गिफ्ट डीड, कोर्ट में गिफ्ट डीड बनवानी पड़ती है भैया, समझ में ना बात। तो विजय माल्या ने ट्रांसफर करा तो डीड के थ्रू ट्रांसफर करेगा। अब ये बताओ, विजय माल्या ने अपने बेटे को अगर आरसीबी ट्रांसफर करी, बेटा क्या दे रहा बदले में, बेटा बदले में कुछ नहीं दे रहा, नो कंसिडरेशन, स्टिल गिफ्ट डीड इज वैलिड, नो कंसिडरेशन, स्टिल गिफ्ट डीड इज वैलिड। सर केदारनाथ गौरी मोहम्मद ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने किसी के ऊपर क्या चढ़ा दी सर, क्या चढ़ा दी सर, लाइबिलिटी, अगर आपने सामने वाले के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, जैसे भैया गोयल साहब ने पंडित जी के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करा है, तो नो कंसिडरेशन, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी सर एजेंसी, किसी को एजेंट बनाने के लिए, किसी को एजेंट बनाने के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। आप किसी को एजेंट बना लो, उसको एजेंट को आपको क्या देना है, कुछ भी नहीं देना, है ना। अब मैं कह रहा हूं भैया एक बंदे को, भाई तू हमारी कोचिंग का एजेंट बन जा, हमारी कोचिंग के बारे में क्या बताना तेरे को, लोगों को बताना है। तो एजेंट बनने के लिए, हमारा एजेंट का काम करने के लिए उसे मुझे क्या देना है, कुछ भी नहीं देना। एजेंट तो फ्री में बनते हो, एजेंट के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं, एजेंट तो फ्री में बनाए जाते हैं। अब मैं एलआईसी का एजेंट बन जाऊं तो मैं एलआईसी बेचना शुरू कर दूं, तो भैया मुझे क्या करना है, मुझे कछु नहीं करना, मुझे कोई कुछ पैसे नहीं देने एलआईसी को, क्योंकि एजेंट तो फ्री में बनाए जाते हैं। एजेंट कहा था तू आज से एजेंट है, हमारा फ्री एजेंट है, तो हम तुझसे कुछ ले लेंगे, जितनी पॉलिसी बेचेगा, जितना माल बेचेगा, उसको कमीशन ले लियो भाई, है कि नहीं बात, राइट। सेक्शन 25 मत लिख देना रे पुष्पा, 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 एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 25 है ये, है ना। सेक्शन पहले बताऊंगा, पहले अगली बात देखो फिर बताता हूं। बेलमेंट क्या है सर, बेलमेंट का मतलब है किसी को अपनी चीज इस्तेमाल करने के लिए दे देना फ्री में। जैसे भैया तुमने अपनी स्कूटी दे दी, अपनी स्कूटी दे दी किसको, दोस्त को, फ्री में, भाई 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 बस यहीं तक जाना है, भाई 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 यहीं तक जाना है, बस अड्डे तक, अभी आ रहा हूं 10 मिनट में। तुमने फ्री में दे दी। अब वो स्कूटी तुम्हारी इलीगल काम में यूज कर लिया, पता लगा ड्रग बेच रहा वहां जाके बस अड्डे पे, मनाली का माल सूखा 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 ड्रग बेच रहा, पकड़ा गया वहां, है ना, माल बेचता हुआ पकड़ा गया। अब भैया ये बताओ स्कूटी तुम्हारी, ड्रग बेचता हुआ पकड़ा गया, तो उसमें तुम्हारी गलती क्या है भैया, है कि नहीं बात। तो जज साहब ने बोला भाई इसमें तुम्हारे दोस्त की गलती मानी जाएगी। बेलमेंट भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जिसमें तुम्हारा दोस्त तुम्हें पैसे कुछ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। यानी कि बेलमेंट का मतलब होता है अपने चीजों का यूज करने का राइट, और आप उसका राइट फ्री में देते हैं, राइट टू यूज देना। कैसे सर, फ्री में। तो मैंने अपने दोस्त को स्कूटी दे दी, तुमने अपने दोस्त को स्कूटी दे दी, तुम पैसे थोड़ी ले रहे हो, तो इसका मतलब नो कंसिडरेशन, स्टिल बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बेलमेंट में जब वो कोई भी आपकी चीज का इस्तेमाल कर रहा है तो वो चीज का इस्तेमाल लीगल कर लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की बात ये लगेगी सारी लीगल करना चाहिए, आपके चीज को वो इलीगल यूज के लिए ना करे, मिस यूज ना करे। तो इसलिए बेलमेंट के लिए भी कोई कंसिडरेशन जरूरत नहीं होती, आप फ्री में देते हैं। सर सेक्शन 25 क्या बोलता है, सेक्शन 25 बोलता है नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। ओ सॉरी 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 बहुत देशों में बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, सर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने पहले ही कहा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसके जो एक्सेप्शन बने सर, इसके जो एक्सेप्शन बने, इसके एक्सेप्शन बने मुन्ना, ये 25(1) यानी सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, इसका ये पहला एक्सेप्शन बना, यानी नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, राइट। फिर बना 25(2), फिर बना 25(3), 25(2), फिर 25(3), ठीक है भैया। 25(3) के बाद क्या बना सर, एक्सप्लेनेशन टू 25, फिर बना भैया एक्सप्लेनेशन टू 25, फिर बना केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, फिर क्या बना सेक्शन 185, राइट, और आखिरी में क्या बना सर सेक्शन 148। इन सभी ने क्या बोला, इन सभी ने बोला नो कंसिडरेशन
स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। 25 क्या बोलता है? 25 बोलता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शन क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। तो 25 एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला, 25 दो कंपनसेशन वाला, टाइम बार डेट है ना, ये वाला केदारनाथ गौरी मोहम्मद, ये सब चीजें, राइट। तो भैया ये सारी चीजें यानी सेक्शन 25 में आप 25 1 2 3 ये याद करने पड़ेंगे, सब सेक्शन याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये था सर आपका पूरा का पूरा कंसिडरेशन का शानदार जानदार चैप्टर, शानदार जानदार चैप्टर था सर, मजा ही आएगा सर। एजेंसी, एजेंट बनाने के लिए किसी भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, एजेंट फ्री में बनाए जाते हैं। अगर मैं तुम्हें अपनी कोचिंग का एजेंट बनाऊं तो मैंने कहा ये ले भैया मेरी तरफ से एजेंसी, तू मुझे इसके बदले क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा भाई। तो इसका मतलब एजेंसी के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब अपनी स्कूटी, अपना कोई भी सामान यूज करने के लिए दे देना। तुमने अपनी स्कूटी बाइक दोस्त को यूज करने के लिए दी, दोस्त ने तुम्हें कोई पैसे थोड़ी दिए हैं, तो उसे बोलता है अपने अपनी चीजों को किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे देना, दैट इज कॉल्ड बेलमेंट। तो बेलमेंट के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं देना। अरे चैरिटी भैया दोबारा नहीं बता पाऊंगा, देखो कैसी बात कर रहे हो। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद बता तो दिया, पंडित जी वाला केस। चैरिटी में बहुत डिटेल में बताया भाई। ए पुष्पा, ए फायर बनने का भैया, फायर बनने का फ्लावर बन रहे हो तुम, डिटेल में बताया अभी। गोयल साहब वाला केस, लाइबिलिटी चढ़ा दिए हैं, विशी कैसन बात करते हो। हाँ सर, और फिर इसका कोड क्या था सर? कोड आपने लिखी रखा है सेक्शन 25 का कोड, बस 25 तेरे गम, ज्यादा नहीं, बस 25, बस 25 तेरे गम, लव आजकल सनम। वाह वाह वाह, बस 25 तेरे गम, लव आजकल सनम। ये हमारा सीक्रेट कोड था एक्सेप्शन का। बोलो समझ गए सर? मजा आएगा सर। सारे केस लॉ इंपॉर्टेंट है, जो सब नोट्स में दे रखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है सर। भाई ये बेलमेंट है भाई, बेल नहीं है, ये बेलमेंट है। बेलमेंट का मतलब किसी को अपना सामान यूज करने के लिए दे देना। इधर उधर गुस्से में इधर उधर भटक जाता हूं, ना 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 ऐसा मत करो भैया। ये हमने कर ही लिया था पिछले लेक्चर में। ये देखो अब समझ जाओगे। लॉक 7 देख लो क्या लिखा है। ए एंड बी आर फ्रेंड, फ्री में इलाज कर दिया। बीइंग ए पुअर इज अनेबल टू पे एक्स, एक्स स्यू फॉर क्या स्यू कर सकता है रिकवर करने के लिए? क्या लिखी है बात सर? इन द गिवन केस where the agreement between X and A is not in the contract absence of consideration, the agreement can call as consideration if there is a consideration present in the two people. In this case, B treats A during illness and but does not accept the consideration since it was voluntary action. The agreement between A and is not contract in absence of consideration. ठीक है ना? राइट, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये बात क्या कह रहा है? ये बात क्या कह रहा है? 25(2) में क्या लिखा है? अगर आपने प्रॉमिस टू कंपनसेट किया है और क्या लिखा है? कुछ वॉलंटरी करने के लिए, पहले मैंने काम वॉलंटरी कर दिया, उसके बाद कहा कि मैं इसका पैसा दूंगा तुम्हें, भाई तूने इतना अच्छा काम किया, दिल को लगी मेरी बात, मैं पैसा दूंगा, तब क्या होगा? प्रॉमिस टू कंपनसेट है तो क्या होगा सर? ठीक है ना? राइट। तो यहां पे प्रॉमिस टू कंपनसेट की बात भी नहीं थी, देयरफॉर एक्स कैन नॉट रिकवर द मनी, इसलिए एक्स रिकवर नहीं कर सकता ए से पैसा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो प्रॉमिस टू कंपनसेट वाला भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, तो आपको दोनों बातें इसमें समझानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, सारे केस लो जो मैंने नोट्स में दे रखे वो आपको लर्न करने हैं, चाहे वो आईसीए की बुक में हो या ना हो, मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है ताकि एग्जाम में कभी गलती ना हो। ठीक है भैया, बोलो समझ गए सर? इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको ध्यान से दोनों बातें लिखनी है।
यानी आपको ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, राइट। आपको पहले ये भी लिखना है, फिर आपको 25/2 भी, है ना, एग्जाम में लिखना है। फिर आपका ये फाइनल होगा स्टेप नंबर 2। फिर ये आपका स्टेप नंबर 2 में फाइनल होगा कि भैया एक्स जो है वो रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि वो जनरल लॉ में भी कवर नहीं हो रहा और उसमें कोई प्रॉमिस टू कंपनसेट वाला भी लोचा नहीं है, प्रॉमिस टू कंपनसेट वाली बात भी नहीं है। ये वाले दोनों पॉइंट भी पूरे नहीं हो रहे। इस तरह क्वेश्चन आराम से करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी सर, मजा आ चुका होगा। शानदार जानदार तरीके से ये चैप्टर पूरा हो चुका है, आपने ढंग से इसे पढ़ा होगा। पूरी जी जान लगा देना सर, जी जान। सर एक ही टारगेट है, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं सर। अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है, अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है। छोटे टारगेट जीवन में छोटे लोगों के लिए होते हैं, हम छोटे लोगों के लिए नहीं बने हैं, हम बने हैं बड़े। बड़े बनने के लिए हमारा जन्म हुआ है, छोटे लोग छोटे रह जाएंगे। हमें छोटे लोगों का लक्ष्य नहीं रखना। छोटे लक्ष्य क्या है सर? बीकॉम बीबीए, सब छोटी बातें हैं, करना ही बेकार है ये सर। अगर टारगेट हो जीवन में तो कोई बड़ा हो, लक्ष्य हो तो बड़ा हो, वरना लक्ष्य ही ना हो। तो उस टारगेट की तरफ, अर्जुन के आंख की तरफ फोकस करो। सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, तीर निशाने पे लगना चाहिए, पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, एग्जाम में 100% क्लियर होना चाहिए। शंका जो आपके दिल में पैदा हो गई कि पता नहीं होगा नहीं होगा, उसी दिन आप हार मान जाओगे। अपने मन को, अपने अंतरात्मा को, अपने दिमाग को समझाओ कि शक नहीं करना अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर कभी शक नहीं करना। जीत आपकी होगी, लक्ष्य आपको मिलेगा, इसी अटेम्प्ट में मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। संघर्ष करो, कहीं समझौते करने की आदत ना पड़ जाए। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे ना, स्ट्रगल, आपका स्ट्रगल ही आपको दूसरी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो समझौते की आदत पड़ जाएगी आपको। समझौता मतलब समझते हो ना, कॉम्प्रोमाइज। चल ठीक है, जो मिल रहा है ले लो भाई, जो मिल रहा है ले लो, वो भीख के बराबर होता है, समझ रहे हो। और जो चाहिए उसे हासिल कर लिया मैंने अपने दम पर, वो संघर्ष के बराबर होता है। अपने संघर्ष अपने दम पे हासिल किया है। और जो मिल रहा है भाई, नौकरी जो मिल रही है भाई वही कर ले, चाहे कम पैसों की मिल रही है। अब कम पैसों की नौकरी मिल रही है, वो मिल रही है, क्यों? भीख मिल रही है मुझे वो। अब आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं ऐसे बोलूंगा तो भीख लोगे क्या आप? कि भाई 20,000 की नौकरी मिल रही है, 25 की मिल रही है, 30 की मिल रही है, 40 की मिल रही है, क्यों? अपने दम पे खींचो, अपने दम पे छीनो नौकरी। ये मैं हूं और मुझे ये चाहिए, इतने का ही पैकेज चाहिए, मैं काम करूंगा तो इतने पे करूंगा, नहीं कर रहा तो मुझे मत हायर करो, ठीक है ना। आपने कहा मुझे तो भैया 25 लाख का पैकेज चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बताओ रख रहे हो मुझे, नहीं रख रहे। इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, पर इंटरव्यू आप उनका ले रहे हो कि हाँ जी संघर्ष मैंने किया है, इस लेवल पे पहुंचो तो मैं इतने पैसे लूंगा, अगर आप मुझे दे रहे हो तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ, मत दो मुझे नौकरी। मैं इंटरव्यू देने नहीं, मैं तो बता रहा है आपको कि मैं इतने पैसे लूंगा, तो मजा भी है, तो है दम कि आपका संघर्ष इतना बड़ा है, इतना बड़ा संघर्ष है कि आपको सामने वाले बोल दे भाई बोल जितने पैसे लगे उतने पे हायर कर लेंगे तेरे। वरना दूसरी तरफ एक बच्चा कह रहा है, समझौता कर रहा है, सर 25,000 रुपये, 30,000 में सर 4-5 लाख का पैकेज दे दो, मैं तो इसमें काम कर लूँगा। सर शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही होती है, लोग 20,000 शुरू करते हैं, 25,000 शुरू करते हैं, तब 1-2 लाख तक पहुँचते हैं 5-6 साल बाद। बेकार की बात है। बहुत लोग 20,000 शुरू नहीं करते, बहुत लोग 20 लाख से भी शुरू करते हैं, ठीक है ना, और 2 लाख से भी शुरू करते हैं। तो अपने दिमाग को, ये अपने अंतरात्मा को समझा लो कि छोटे शुरुआत नहीं करनी, शुरुआत करनी है तो बड़ी करनी है, छोटे शुरुआत तो बेइज्जती है। तो संघर्ष करें उसके लिए, समझौता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी कि मैं 8,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 20,000 की नौकरी शुरू कर लूंगा। 2 लाख से ही शुरू करूंगा इनकम, पहली इनकम जो होगी 2 लाख की होगी मिनिमम। आज से 4 या 5 साल के बाद मिनिमम 2 लाख की। 2 लाख का अगर पर मंथ की इनकम शुरू नहीं है ना, ठीक है, तो लानत है मेरे ऊपर। तो संघर्ष को इतना बड़ा करें कि आप इंटरव्यू देने नहीं, आप सामने वाले बैठे हुए 4-5 लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उनको इंटरव्यू देने नहीं जा रहे। आप उन्हें बताएंगे कि मैं इतने पे जॉब करूंगा या इतने पे काम करूंगा, बताओ दे रहे हो तो दो, वरना जा रहा हूं। तो इंटरव्यू देना नहीं है किसी को जाके, आज से 4 साल 5 साल के बाद इंटरव्यू लेना है उनका। स्ट्रगल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।